इसराइल ने सारा प्लान बना लिया था कि ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे स्ट्राइक करे। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त तैयार नहीं थे। उन्होंने यही कहा कि इस वक्त एक मौका देना चाहिए ईरान को। तैयारी करके बैठे हैं मिलिट्री स्ट्राइक की अगेंस्ट ईरान, तो आप बेहतर है कोई डील हमारे साथ कर लें। लेकिन उसी रात उन्होंने यमन पे हमला किया, और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि जब मस्कत में शुरू होनी थी तो उस दिन उससे एक दिन पहले ये हुतीस पे अटैक किया। स्ट्राइक कर देंगे, दो तीन एयर स्ट्राइक्स होंगी। अब तीन मेजर फैसिलिटीज हैं ईरान में, इस्फहान है, नतान्ज है और फर्दो है। अब जो अगर स्ट्राइक्स करेंगी भी तो कितना वो उनको तबाह कर सकते हैं, क्योंकि फर्दो की जो फैसिलिटी है, एनरिचमेंट फैसिलिटी, वो काफ़ी डीप है। और उसको उसको तबाह करने के लिए फिर इसराइल को जो बहुत बड़े ह्यूज बॉम्ब जो है ना चाहिए अमेरिका से, तकरीबन 15,000 किलोग्राम का, जो सबसे हैवी बॉम्ब है दुनिया में इस वक्त। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ इस्तेमाल, बंकर बस्टर जिसे कहते हैं, बंकर बस्टर्स, तो वो जो है उसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। तो ईरान के पास कैपेसिटी तो डेफिनेटली है। अब उसको कितना वक्त चाहिए कि वो न्यूक्लियर वॉर हेड बना के मिसाइल के साथ उसको लगाए, मेट करे, दैट इज द इशू। उसके लिए कुछ लोगों का ख्याल है 2 हफ्ते चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है 2 महीने चाहिए, लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल बासित खान, जो इन्वेस्टर भी रहे हैं। इनसे हम जानेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने शो में इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी जी ऑन योर शो। आपका प्रोग्राम भी चलता है एबीएन पे, मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। उसमें सर एक बात आपने कही थी कि मई के महीने में इसराइल ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट है उन पे अटैक करेगा, हमला करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं, और ओवरऑल हमें इस सिचुएशन के बारे में, ईरान, अमेरिका और इसराइल के बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, ये पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आया था, बल्कि रिपोर्ट छपी थी, जिसके तहत इसराइल ने सारा प्लान बना लिया था कि ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे स्ट्राइक करे। तो ऑब्वियसली इसराइल ये काम नहीं कर सकता जब तक कि अमेरिका को उसकी इस बारे में सपोर्ट हासिल ना हो। तो हम्म। फिर मशवरा वगैरह हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त तैयार नहीं थे। उन्होंने यही कहा कि इस वक्त एक मौका देना चाहिए ईरान को, इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, अभी यूज फोर्स। फिर अमेरिका के जो सीआईए के डायरेक्टर हैं, जॉन रेडक्लिफ, उन्होंने उनको डिस्पैच किया इसराइल कि अभी जल्दी है, अभी ऐसा मत कीजिए, और पहले टॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुमकिन है कि इसराइल और अमेरिका ये चाहते हों कि हम न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाए, टारगेट करें। लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है, क्योंकि डायलॉग का प्रोसेस अब 2 हफ्ते पहले ओमान में स्टार्ट हुआ। तो इस हम्म। वक्त इस किस्म की रिपोर्ट आना एक तरीका ये भी होता है कि देखिए जी, हम तो तैयारी करके बैठे हैं मिलिट्री स्ट्राइक की अगेंस्ट ईरान, तो आप बेहतर है कोई डील हमारे साथ कर लें। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है ये। तो अब देखते आगे यही है, क्योंकि अब दूसरा राउंड रोम में हो गया है। उसमें ऑब्वियसली हम जो हमें मालूम हो रहा है, ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जी, अगर पुरानी न्यूक्लियर डील जिस पे 2015 में हुई थी, JCPOA, हम्म। अगर उसके मुताबिक है फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ईरान का तो इरादा नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बने। लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि हमारा सारा जो पीसफुल भी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम, उसको भी हम डिसमेंटल करें, तो ये हम्म। मुमकिन नहीं है। इस वक्त अमेरिका की ख्वाहिश यही है कि ईरान सारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस तरह लीबिया ने किया था, तो उस तरह ये भी करे। तो वो ईरान मेरे नहीं ख्याल है कभी इस बात को तस्लीम करेगा। अच्छा सर, तो अब दूसरी देखते हैं अगला राउंड होगा। जी जी ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ यमन पे कुछ स्ट्राइक्स किए हैं, और अमेरिका ने, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो क्या, उसके बैकग्राउंड पे क्या था, क्या असल वजूहत थी। देखिए, एक तो जिस दिन ये टॉक्स रोम में दोबारा शुरू होनी थी, उसी रात उन्होंने यमन पे हमला किया। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि जब मस्कत में शुरू होनी थी तो उस दिन उससे एक दिन पहले ये हुतीस पे अटैक किया। तो हम्म। हुतीज अब एक मेजर प्रॉब्लम रह गया है हम्म। इसराइल के लिए या अमेरिका के लिए, आप कह लें। क्योंकि जहाँ तक हमास का ताल्लुक था, वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है हम्म। मिलिट्री एतबार से। उसी हम्म। तरह हिजबुल्लाह का भी उस तरह अब वजूद नहीं रहा जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले का था।
इसी तरह अगर आप देखिए तो अब शाम में बशार अल असद भी नहीं रहे, वहाँ हम्म भी एक नई हुकूमत आ गई और इसराइल ने मजीद टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली है वहाँ पे। तो हम्म हूतीज़ एक बड़ा मसला है। और फिर चूंकि हूतीज़ को ये मैसेज भी एक लिहाज से उनके खिलाफ जब स्ट्राइक्स करते हैं तो ईरान को ये मैसेज जाता है कि हम आप पे भी स्ट्राइक्स कर सकते हैं। लेकिन हम्म हूतीज़ का एक सीरियस मसला है जो कितनी आसानी से हल नहीं होगा। और जब तक कि ईरान के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, क्योंकि देखिए इसराइल और हूती यमन के दरमियान एक लैंड मतलब कॉन्टिग्यूटी नहीं है। जिस तरह हम्म शाम के साथ इसराइल के बॉर्डर्स लगे हैं या लेबनान के साथ लगे हैं, तो यमन के साथ वो सिचुएशन नहीं है। तो हम्म इससे यमन को उस तरह कंट्रोल करना या उस तरह वीक करना बड़ा मुश्किल होगा। वो कि एयर स्ट्राइक्स करते रहेंगे, हम्म लेकिन यमनी लोग, मैं खुद भी यमन में मैंने सर्व किया है 2-3 साल। बिल्कुल तो लगता है कि हूती बिकम अ प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ईरान के की न्यूक्लियर डील हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसहाक डार का अभी काबुल दौरा हुआ, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं एज अ एम्बेसडर की नज़र से? इस ओवरऑल इससे फायदा भी होगा या नहीं होगा? और दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएलए है उसके खिलाफ तालिबान ऑपरेशन वगैरह भी करेंगे और उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और इसके बाद टीटीपी के साथ कुछ मामलात मजीद बढ़ेंगे। इस पे मुझे थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए मैं तो 2-3 साल से लिख भी रहा हूँ और इससे हम्म बोल भी रहा हूँ कि शायद हमने एक बड़ी अच्छी, हमें एक मौका मिला था, हमने हम्म उसको ज़ाय किया। और हम्म जहाँ कुछ काबुल की नई हुकूमत की तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी उनकी बनती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ा सा मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और मैं हम्म, पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहीं और जाने की बजाय पहला दौरा तो काबुल का करना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स हम्म क्रिएट करें। और बड़ी मुझे बड़ा दुख होता है ये चीज़ देख करके पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान ट्रीट किया, हमने हम्म लिटरली उसको उस लेवल पे हम लेकर आ गए जहाँ पे जिस तरह हम इंडिया को ट्रीट करते हैं या हम्म अपना एक एडवर्सरी समझते हैं। अब हम्म पब्लिक स्टेटमेंट्स भी बहुत आती नहीं, तो मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत मुतमईन हूँ और एक लिहाज से खुश भी हूँ कि हमारे वजीर खारजा ने दौरा फाइनली कर ही लिया अफगानिस्तान का। इससे ऑब्वियसली बर्फ पिघलेगी, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी दूर होगी। और मैं समझ सकता हूँ कि तालिबान क्यों हमसे इतने नाराज़ हैं, और हम्म हम क्यों, हमारे क्यों प्रॉब्लम्स हैं। हमारे प्रॉब्लम्स भी जेन्युइन हैं। आफ्टर ऑल अगर टीटीपी को या बीएलए वगैरह को, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वहाँ पे एक सेफ हेवन्स मिलती हैं, तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और उनको हम्म दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का पूरा मौका मिलता है पाकिस्तान में, तो हमारे ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। लेकिन हम्म चूंकि तालिबान हम सही हैंडल नहीं कर सके, तो तालिबान ने भी यहाँ पे प्रेशर बिल्ड रखा इन मामलात में। मुझे उम्मीद है कि तालिबान जो हैं नॉट सिर्फ बीएलए वगैरह को लेकिन टीटीपी को भी रेन इन करेंगे। हम्म और ये भी उनके भी इंटरेस्ट में है। लेकिन ये भी याद रहे कि बीएलए बीआरए इन सब को फंडिंग जो होती है वो बुनियादी तौर पे इंडिया से होती है। और इसके तो शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, बीएलए को वहाँ से नहीं मिलेगा तो वो कहीं और से भी एक्टिविटीज़ करेंगे। भारत वहाँ भी एक बलूचिस्तान के अंदर भी सिचुएशन जो है वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन एक हम्म अच्छा आगाज़ है, अब इसको सस्टेन करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए तो उसके बाद फिर हमारा कोई कांटेक्ट ना रहे। अभी देखें ना, हम्म हाल में रशिया ने भी जो तालिबान हैं उनको अपना डी लिस्ट कर दिया है। पहले वो ब्लैक लिस्ट में थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे थे। पिछले हम्म हफ्ते उन्होंने उनको उनके साथ भी ताल्लुकात कायम करने की बात हो रही है। तो चीज़ें बहुत तब्दील हो रही हैं। और मेरा अपना तो ख्याल यही है कि कुछ अरसे बाद आप शायद देख भी लें, मैं ये हम्म टाइम पीरियड तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका भी तालिबान के साथ कुछ ना कुछ मामला तय करेगा। और इससे पहले कि वो करते, हमारा ये अच्छा कदम था जो बहुत पहले पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन हम्म देर आयत दुरुस्त आयत।
बिल्कुल। अच्छा सर, आपने आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनकी स्पीच भी सुनी होगी, और उसमें उन्होंने कई ऐलानात भी किए। बीएलए के हवाले से भी कहा कि 1500 टेररिस्ट क्या समझते हैं कि हमसे अलग कर लेंगे, और इसी ये दो कौमी नजरिए बेशुमार चीज़ों पे बात की। उसका थोड़ा सा ओवरऑल हमें थोड़ा सा बताएं कि उस स्पीच को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारी मिलिट्री डायरेक्शन किस तरफ होंगी, हमारी स्टेट की नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी अगले फेज में। देखिए, ऑब्वियसली आर्मी चीफ ने बहुत सी बातें की हैं। अब उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन सीधा सीधा जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, एक तो टू नेशन थ्री के हवाले से उन्होंने बात की है, जो कि बिल्कुल। मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। हम्म। उसका उसका बार बार यादा करना ज़रूरी है, और हम्म। बताना भी ज़रूरी है। तो टाइमिंग भी अच्छी थी उनकी, क्योंकि इस वक्त भारत के मुसलमानों को सीरियस इश्यूज हैं। खास तौर पे वक्फ बोर्ड के हवाले से नया कानून आया है भारत में, उसके हम्म। खिलाफ पूरे भारत में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। फिर हम यकीनन हिंदू मुसलमान अगर अलग कौम ना होते तो पाकिस्तान ही ना बनता, फिर तो कोई वजह नहीं थी ना पाकिस्तान बनने की। दूसरा, उन्होंने ऑब्वियसली बलूचिस्तान से मुतालिक बात की। हम्म। बलूचिस्तान से मुतालिक ये ठीक है कि 1500 लोग हैं या 3000 लोग हैं। ये कम लोग हैं जो इस वक्त सेपरेशन की बातें कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें, मेरा ख्याल में, बलूचिस्तान के मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। रादर हम्म। देन कि हम पब्लिकली इस किस्म की बातें करें, हमें ग्राउंड पे कुछ ऐसे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि जो महरूमियाँ हैं वो महरूमियाँ सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक महदूद नहीं हैं। आप सदर्न पंजाब में चले जाएं, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं, रूरल सिंध में ही मिलती हैं, केपीए मिल जाएंगी आपको। तो लेकिन बलूचिस्तान में एहसास महरूमी शायद ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वसाइल रिसोर्सेज बहुत हैं, और उनको बिल्कुल। यही लगता है कि हमारे जो है रिसोर्सेज पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर इस सिचुएशन को ऑब्वियसली भारत ने बड़े तरीके के साथ एक्सप्लॉइट किया। कमांडर कुलभूषण जादेव को आप याद होगा, हमने 2 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। तो वो बिल्कुल। भी हमारी चीज़ें बलूचिस्तान, देखिए पाकिस्तान भारत बलूचिस्तान की सूरत हाल को तो पूरी पूरी तौर पे एक्सप्लॉइट करेगा। वो इसको इसको हाथ से नहीं जाने देगा। क्योंकि जितने भी लोग हैं, बरामदा मुफ्ती हों, हरबयार मरी हों, ये सारे लोग मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि किस तरह भारत इनको फैसिलिटेट करता है और फंडिंग करता है इनकी। तो ये मामलात तो हैं, लेकिन भारत, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के मामलात को सिर्फ फोर्स ताकत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। इसके जो दूसरे पहलू हैं, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसे कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच, उसको अपनाने की ज़रूरत है, ताकि जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस अगर बलूचिस्तान के लोगों की हैं तो उनको दूर किया जाए। हर चीज़ में ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर, बांग्लादेश में अब जो ये भारत है उसका असर कम हो गया है जब से हसीना वाजिद गई हैं और नई गवर्नमेंट वहां पर बनी हुई है। उससे बाद भारत का काफी जो असर था वो अब कम हो गया। पाकिस्तान इसे कैसे फायदा उठा सकता है, कैसे हम मजीद बांग्लादेश के करीब मेरे जा ख्याल में सकते पाकिस्तान ने सही रवैया इख्तियार किया है, और मैं भी इसी चीज़ का कायल था कि हमें ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अफगानिस्तान के मामले में हो गए थे, और फिर हमें समझ नहीं आई किस तरह चीज़ों को हैंडल करें, तो यहाँ मेरे ख्याल में एक सबक हमने ज़रूर सीखा है कि आहिस्ता आहिस्ता चलिए, और हैं। पहले जो नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पे फोकस कीजिए। ट्रेड है, कल्चरल रिलेशंस हैं, स्पोर्टिंग टाइज हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत की अप्रोच बिल्कुल ठीक है, और अभी गुज़श्ता पिछले दिनों ही फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशंस भी हुई 15 साल के अरसे के बाद। तो और उसमें हमारी फॉरेन सेक्रेटरी भी गई हुई थी ढाका। तो एक अच्छा बिल्कुल। आगाज़ हुआ है। अब अगले हफ्ते हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे ढाका। तो इन चीज़ों पे ही जोर देना चाहिए कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किस तरह बढ़ें, एयर लिंक्स किस तरह हों। डायरेक्ट अब तिजारत शुरू हो गई है। पहले हम वाया कोलंबो जाते थे या सिंगापुर जाते थे, हमारी सारी जो गुड्स थी। अब डायरेक्ट पोस्ट डायरेक्ट ट्रेड भी शुरू हो गया है, वीज़ा के प्रोसेस भी फैसिलिटेट हो गए हैं। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। भारत का अपना इशू है। भारत स्टिल नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट द न्यू ग्राउंड रियलिटीज मेरे ख्याल में, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और
ऑब्वियसली वो इस वक्त यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब भी इलेक्शंस होंगे मुमकिन है कि अवामी लीग दोबारा आ जाए इंतखाबात में, क्योंकि ये भी बात याद रहे कि शेख हम्म। हसीना तो चली गई हैं, लेकिन अवामी लीग बहैसियत पार्टी उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मौजूद होगी। तो बिल्कुल। हम मुकम्मल तौर पे उनको रद्द भी नहीं कर सकते, लेकिन ये भी देखना ये है, क्योंकि जो हम इस वक्त रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि शायद इंटरिम सेटअप जहाँ कुछ और तब्दीलियां कर रहे हैं कवानीन में, वहाँ शायद अवामी लीग पे पाबंदी भी लग जाए और उनको हम्म। इंतखाबात में हिस्सा भी ना लेने दें। अब ये किस हद तक वेलकम किया जाएगा पब्लिक में, इट इज़ वेरी हम्म। हार्ड टू सी, लेकिन जो इस वक्त इंटरिम सेटअप का जो एम्फेसिस है या हम्म। इंसिस्टेंस है ऑन भारत के, वो शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें टू बांग्लादेश, उन पे हमने 1,000 लोगों के जो हलाक हुए हैं, कत्ल हुए, उन पर मुकदमा चलाना है। वहाँ हम्म। इंटरनेशनल क्रिमिनल जो अपना है ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का, अब हम्म। पर 2 दिन पहले उन्होंने अब इंटरपोल को भी रिक्वेस्ट कर दी है। तो मेरे हम्म। ख्याल में भारत के साथ, हालांकि अभी बैंकॉक में 4 अप्रैल को नरेंद्र मोदी साहब की और डॉक्टर यूनूस साहब की मुलाकात भी हुई ऑन द मार्जिन्स ऑफ बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन लगता नहीं है कि मामलात कोई ठीक नहज पे जा रहे हैं भारत के नुक्ता नज़र से। हमें हम्म। बहरहाल ये नहीं सोचना चाहिए हमारे अपने ताल्लुकात हैं, कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। शेख हम्म। हसीना के ज़माने में भी हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम आगे बढ़ें, हम्म। ताल्लुकात को आगे लेकर चलें, लेकिन हमें कोई भी मस्बत जवाब शेख हसीना की तरफ से नहीं मिला था। हम्म। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मामलात आगे चलेंगे। ठीक है, पुराने कुछ इश्यूज हैं भारत का, अगर आप मीडिया पढ़िए तो उनको बड़ा उछाल के पेश किया गया है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दोबारा मुतालबा किया है कि आप माफ़ी मांगें जो 1971 के वाक़यात थे, हम्म। तावान भी दें, रेपरेशंस $4 बिलियन से ज़्यादा, इस किस्म की बातें। लेकिन मेरा हम्म। ख्याल है कि एक असूली फैसला इस जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे मुलाकात हुई उसमें एक असूली फैसला हो गया है कि हम्म। हम जो पुराने माजी के, अगर हमारे कुछ इख्तलाफात भी हैं या माजी के कुछ इरिटेंट्स भी हैं या कुछ इश्यूज भी हैं, उनको हम इम्पेडिमेंट बनने नहीं देंगे अपने बायलैटरल ताल्लुकात की मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में। उन इशू से भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिस तरह शेख हसीना ने उनको एक इम्पेडिमेंट बना दिया था, वो हम हम्म। नहीं करेंगे। तो एक अप्रोच का फर्क है। तो लेट्स होप कि दिस वुड कंटिन्यू इवन आफ्टर इलेक्शंस इन बांग्लादेश। वी डू नॉट नो कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अगले साल जून से पहले पहले हो जाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मौजूदा दौर में हम देखें तो भारतीय मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान शायद जो बांग्लादेश है उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी मदद देगा। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो सकता है मजीद इस तरह की, आप इसे कैसे देखते हैं? और नहीं, देखिए, बांग्लादेश तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, तो वो तो हम्म। न्यूक्लियर वेपन्स ना ले सकता है ना बना सकता है, वो तो कमिटेड है, उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। हम्म। पाकिस्तान अलबत्ता हम उसके मेंबर नहीं हैं। मैंने हम्म। आज से तकरीबन कोई 5-6 माह पहले एक आइडिया पेश किया था कि हम्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश को काम करना चाहिए क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे, क्रेसेंट सिक्योरिटी CSI। और बिल्कुल। ये एक पाकिस्तान बांग्लादेश एक मिलिट्री माहिदा कर सकते हैं। उसमें बाद में हम देख सकते हैं कि बाकी मुसलमान ममालिक को भी, जैसे टर्की है, ईरान हम्म। है, सऊदी अरब है, क्योंकि आजकल इसराइल से भी सारे बड़े खौफजदा हैं। तो एक हम्म। मुस्लिम नेटो की तरह एक मुस्लिम मिलिट्री अलायंस भी बन सकता है। वो कि एक मिलिट्री अलायंस तो है, बट दैट इज अगेन काउंटर टेररिज्म विच इज बेस्ड इन जद्दा। लेकिन मैं हम्म। बात कर रहा हूँ नेटो की तर्ज का एक दिफाई अलायंस मुसलमानों का, जिसमें हम्म। ज़रूरी नहीं है कि तमाम मुसलमान ममालिक शामिल हों, लेकिन हम्म। उनमें ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश तो सर फहरिस्त हैं। हम दोनों ममालिक इस ज़िम्न बात कर सकते हैं। और बिल्कुल। एक बिल्कुल। आर्टिकल जिसमें नेटो में आर्टिकल 5 है, उसी किस्म का आर्टिकल हम यहाँ भी ला सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों पे काम होना चाहिए। और मुस्लिम ब्लॉक को मेरे ख्याल में, या मुस्लिम ममालिक को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्की को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह सर रिसेंटली बात भी की कि ट्रम्प मुआहिदा करना चाहता है ईरान के साथ बातचीत से भी, अगर ये बातचीत नहीं हो पाती और टेबल पर बात नहीं बन पाती तो क्या ईरान पर जंग मुसल्लत कर देगा ट्रम्प? मतलब कि जंग शुरू कर सकता है ईरान के साथ?
देखिए, जंग शुरू करने में कोई फायदा नहीं है। जंग तो देखिए तब शुरू होगी ना कि वो अपने बैटल ट्रूप्स भिजवाएं हम्म। ग्राउंड पे। वो तो है नहीं, पॉसिबल नहीं लगता। हम्म। स्ट्राइक्स कर देंगे, दो तीन एयर स्ट्राइक्स होंगी। अब तीन मेजर फैसिलिटीज हैं ईरान में, इस्फहान है, नतान्ज है और फर्दो है। आप जो हम्म। अगर स्ट्राइक्स करेंगे भी तो कितना वो उनको तबाह कर सकते हैं, क्योंकि फर्दों की जो फैसिलिटी है, एनरिचमेंट फैसिलिटी, वो काफ़ी डीप है। हम्म। और उसको उसको तबाह करने के लिए फिर इसराइल को जो है बहुत बड़े ह्यूज बॉम्ब जो है ना चाहिए। बस्टर्स जो है अमेरिका से तकरीबन 15,000 किलोग्राम का, जो सबसे हैवी बॉम्ब है दुनिया में इस वक्त। तो वो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ इस्तेमाल, बंकर बस्टर जिसे कहते हैं, बंकर बस्टर्स, तो वो हम्म। जो है उसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। और फिर ये भी है कि ईरान की एक, ठीक है आपने एक फैसिलिटी जो तबाह कर दी, लेकिन हम्म। ईरान के पास अब कैपेबिलिटी तो है। बल्कि अभी पिछले दिनों आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उनके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी वो ईरान गए हुए थे। तो जब वापस आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी ईरान, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक पजल की तरह है, पीसेस सारे मौजूद हैं, उनको आपस में जोड़ना है बस। जिसका हम्म। मतलब ये है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी तो रहेगी। ठीक है, थोड़ा डिले आप कर सकते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से देखिए बड़े वाज़ेह तौर पे पैगाम मिल रहे हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने का। तो अगर अमेरिका की भी यही पॉलिसी है, क्योंकि ट्रम्प ने तो एक वक्त कहा था कि हम तो सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, बल्कि जो उनके स्पेशल एनवाय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भी एक बयान में कहा था कि हमारा ईरान कैन रिटेन इट्स पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। हम्म। लेकिन अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट राउंड में किस तरह मामला आगे चलते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कोई फायदा नहीं होगा अमेरिका को या इसराइल को। इसराइल की तो ख्वाहिश है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करे, स्ट्राइक करे, ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ना कायम हो सके, फिर सऊदी अरब वगैरह और ईरान के दरमियान ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो इसराइल की तो ये ख्वाहिश है, लेकिन ये अच्छा इकदाम लिया था सऊदी अरब ने भी। जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इमाम खमीनाई जो हैं उनको एक ख़त लेकर डिस्पैच किया, ताकि ईरान को थोड़ा सा कन्विंस कर सकें कि आप थोड़ी सी लचक दिखाइए और ये अच्छा मौका है कि ट्रम्प के हम्म। साथ आप एक अच्छी डील कर लें। और फिर हम्म। उसके बाद अब्बास अरागची रशिया भी गए थे। रशिया की भी यही ख्वाहिश है, चाइना की भी यही ख्वाहिश है कि हम्म। न्यूक्लियर डील हो जाए, हम्म। ताकि इस इलाके में मजीद तबाही ना फैले फैले। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सर कुछ जगह अच्छा हम वही बातें चलती हैं कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर अपना जो वेपन या बॉम्ब वो बना लिया है। तो कोई इस तरह की सदाकत है या ये सिर्फ चैम गोइयों की हद तक है या सिर्फ ये बात की हद तक है? देखिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जहाँ तक है ना, एनरिच प्रोग्राम, अगर आप किसी मुल्क के पास 60% कैपेसिटी है कि उन्होंने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है 60% तक, तो फिर 90% तक भी करना कोई मुश्किल नहीं है। वो 90% तक भी, और 90% तक ही करना होता है अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। तो हम्म। ईरान के पास कैपेसिटी तो डेफिनेटली है। अब उसको हम्म। कितना वक्त चाहिए कि वो न्यूक्लियर वॉर हेड बना के मिसाइल के साथ उसको लगाए, मेट करे, दैट हम्म। इज द इशू। उसके लिए कुछ लोगों का ख्याल है 2 हफ्ते चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है 2 महीने चाहिए। लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटी है। और बहुत हम्म। सी दुनिया में मालिक हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने एक असूली फैसला कर रखा है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। वो हम्म। सारे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा भी है, उन्होंने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट दे रखी है। और अगर हम्म। ईरान के पास ही कैपेसिटी है, लेकिन चूंकि वो भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है, ये भी बात याद रहे कि अगर कोई स्ट्राइक होती है, इसराइल करता है या अमेरिका करता है, तो फिर तो ईरान को एक बड़ा अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ कर जाए, 3 महीना का नोटिस दे और कहे हम्म। कि जी अब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अभी तो हम्म। हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि देखिए हमारी इतनी कमिटमेंट के बावजूद भी अमेरिका हम पे स्ट्राइक कर रहा है, इसराइल हम पे स्ट्राइक कर रहा है। तो वही जो नॉर्थ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया भी एक ज़माने में एनपीटी का हिस्सा था, लेकिन वो भी उन्होंने भी ड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये तो अमेरिका ईरान को स्ट्राइक अगर होती है तो वो तो ईरान को उस तरफ पुश करेंगे कि वो फिर
अगले 5-10 सालों में बाकायदा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, ओवरऑल हमने हर मौजू पे आपसे बात करी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो सफारती महाज है, कहाँ खड़ा है? आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिसीज को? मेरे ख्याल में ये एक अच्छे कुछ एक स्टेप्स हुए हैं, ख़ास तौर पे बांग्लादेश के मामले में समझता हूँ कि हम वी आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अब इस प्रोसेस को सस्टेन करना है। जहाँ तक अफगानिस्तान का भी है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसको भी बड़ा पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ। चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक हैं। उसमें हम कभी कभी इंडिसाइसिव हो जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भटक जाते हैं। मेरे ख्याल में उधर थोड़ा सा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सी पैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं। उसमें हमें ज़रूरत इस समर की है कि हम वहाँ पे अपना किबला ज़रा सही कर लें। बाकी खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात में यकीनन अभी नरेंद्र मोदी दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी स्पेस खोई है। गो कि अभी फॉरेन मिनिस्टर यूएई के आए हुए थे पाकिस्तान, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें अपनी डिप्लोमेसी को इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। जहाँ तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं। लेट्स होप के टैरिफ के मामले में, ट्रेड के मामले में कुछ बेहतरी, कुछ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। गो के अमेरिका की कॉन्टेक्स्ट में कोई 8-9 बिलियन डॉलर की ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ी मायने रखती है ये 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो उस वजह से ज़रूरी है। बाकी इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि कोई हमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस की ज़रूरत है। अभी हमारा फोकस होना चाहिए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चीन और बाकी रीजनल कंट्रीज़। और इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए बायलैटरल रिलेशंस में। यूएन बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुकी है, इसी तरह ओआईसी भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, सार्क वैसे ही मॉरीबंड है, डिसफंक्शनल हो चुकी है। तो हमारा फोकस होना चाहिए बायलैटरल रिलेशंस में कि हम बायलैटरल रिलेशंस में किस तरह जान डालें, तिजारत को किस तरह बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट किस तरह लेकर आएं, अपना हमारा जो डायस्पोरा है बाहर हम अपने किस तरह उनको हम मोबिलाइज करें, किस तरह उनके साथ क्योंकि इस वक्त हमारा डायस्पोरा भी काफ़ी डिवाइडेड है लॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस, ख़ासतौर पे यूके और यूएस में। उनको हम किस तरह डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग ओवरऑल वेल। लेकिन गुंजाइश हमेशा रहती है चीज़ों को ठीक करने की, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ जो भी थोड़ी बहुत कुछ गैप्स हैं वो फौरी तौर पे उनको ठीक करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें सफारती महाज पर बड़े प्रॉपर तरीके से इस टाइम पाकिस्तान जहाँ खड़ा है और जो भी ओवरऑल दुनिया में मामला चल रहे हैं उन पर बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और हमारे नाज़रीन को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हैं। मजीद भी हम कोशिश करते रहेंगे अब्दुल बासित खान साहब को हम मजीद अपने चैनल पे मदऊ करें और इनसे मजीद इस तरह की जो नॉलेज वाली बातें हैं वो इनसे पूछें और अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल बासित खान साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।